अलाउद्दीन खिलजी ने आज से ठीक 720 साल पहले चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा जमाया था। वह किले में दाखिल होता उससे पहले ही चित्तौड़गढ़ के रानी ने अपने हजारों क्षत्रियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर आग को अपने गले लगा लिया था। इतिहास में जौहर की कथाएं भरी पड़ी हैं। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। यह वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्रियों के साथ जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया था। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यह जौहर कुंड स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्रियों के साथ जौहर की आग को गले लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा कई अन्य किताबों में भी रानी पद्मिनी के उस जौहर का जिक्र है। रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंघल द्वीप के राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह के विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वह रानी पद्मिनी को पा सके। हालांकि इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर मतभेद भी है। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी ही नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था, क्योंकि इस किले की व्यापारिक महत्व बहुत थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही निकलते थे। चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। हालांकि उसका शासनकाल चुनौती से भरा रहा, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह कर रहे थे। ऐसे में खिलजी ने राजपूत शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख किया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए ही की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। वह जब दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाह कर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल लिया और आवाजाही के रास्तों को रोक दिया। वह लगातार 6 माह तक यहाँ डेरा डाले रहा। इस दौरान न तो खाने पीने की कोई चीज बाहर से आ सकती और न ही कोई बाहर जा सकता। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। किले के अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान किया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्रियों के साथ जौहर कर लिया था। इतिहासकार और प्रमुख किताबें जहां रानी पद्मावती के बावजूद की बात मनाती हैं, वहीं कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो जौहर की सच्चाई को बयां करते हैं। माना जाता है कि चित्तौड़ में खिलजी के हमले के वक्त अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने 1303 में जौहर किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत लिखी। इससे पहले छिताई चरित्र, कवि बैन की कथा और गोरा बादल कविता में भी पद्मावती का जिक्र हुआ था। करीब 60 साल पहले पुरातत्व विभाग ने चित्तौड़गढ़ में खुदाई की थी। इस खुदाई में भी जौहर के सबूत मिले थे। 1958 से 59 में दुर्ग पर बने विजय स्तंभ के पास पुरातत्व विभाग की खुदाई में राख हड्डियां और लाख की चूड़ियां मिली थी। मेवाड़ के इतिहासकार डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू के मुताबिक पुरातत्व विभाग ने वेस्ट जोन सुपरिटेंडेंट एवं सुब्बा राव के निर्देश में विजय स्तंभ के पास खुदाई की थी। जुगनू जी बताते हैं कि खुदाई में एक कुंड मिला। इसमें से मिट्टी, राख और कुछ हड्डियां मिली। 3 लाइन की इस रिपोर्ट में विभाग ने इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। भास्कर ने पुष्टि के लिए गाइड और फोटोग्राफ के शर्मा से बातचीत की।
उन्होंने बताया कि उस अभियान के गवाह उसके पिता बंसीलाल शर्मा थे। शर्मा के मुताबिक उनके पिता भी बताते हैं कि विजय स्तंभ के पास खुदाई के दौरान राख, हड्डियां और चूड़ियां मिली। इसकी जांच के बाद पुरातत्व विभाग ने इसे जौहर स्थल घोषित किया। बाद में जौहर संस्थान ने यहाँ हवन कुंड बनवाया। शर्मा ने कहा कि इसी परिसर में प्राचीन अमदेश्वर महादेव मंदिर की पिताजी पूजा करते थे। खुदाई के समय यह मंदिर 15 फीट मिट्टी में दबा था। साफ सफाई के बाद नए सिरे से पूजा अर्चना शुरू हुई। खुदाई वाले स्थान पर अब पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा है। दुर्ग अब विश्व विरासत है। हिस्ट्री रिसर्चर और चित्तौड़ पीजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर A.L. जैन कहते हैं कि जो लोग पद्मिनी के इतिहास को मात्र मोहम्मद मलिक जायसी का काव्य कहकर खारिज करते हैं, वह सही नहीं है। यह महज कल्पना होती तो जायसी के कथानक में सभी किरदार वे ही नहीं होते जो बाकी इतिहासकार मानते हैं। राम वल्लभ सोमाड़ी ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की खुदाई में गढ़ पर राख और हड्डियां निकली थी। जायसी के पद्मावत के अलावा 11 किताबों में पद्मावती का है जिक्र। हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला लड्ढा बताती है कि नवोदय कीर्ति पद्मिनी चरित, हेमरत्न लिखित गोरा बादल, दमनी चौपाल, डॉक्टर G.N. शर्मा लिखित राजस्थान का इतिहास भाग प्रथम, डॉक्टर दशरथ शर्मा की राजस्थान ट्रू द एजेज में पद्मिनी, गोरा बादल और रावल रत्न सिंह के घटनाओं कर्मों का उल्लेख। उन्होंने बताया कि नौर श्री ख्यात कर्नल जेम्स टाड की किताब तारीखे फरिश्ता और राज परिस्थिति आदि में भी पद्मिनी का जिक्र है। मुनि जिन विजय जी ने हेमरत्न की रचना का शोध लेख लिखा था, इसमें रावल रत्न सेन, पद्मिनी, गोरा बादल, रावल चेतन और ऐतिहासिक पात्र कहा गया है। इससे पूर्व विक्रम संवत 1583 के तिछाई वार्ता में लिखा है, यो बोले दिल्ली की धड़ी, मैं चित्तौर सुनी पद्मिनी, बादो रत्न सेन में जाई, तो गो बादुल ताह छुड़ाई। डॉक्टर लड्ढा कहती है कि 16वीं सदी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में उल्लेख किया कि उन्होंने लौकिक कथा से ही आध्यात्मिक रूप रचा है। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल GP मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।